हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों हमने घटना चक्र सीरीज के तहत मॉडर्न हिस्ट्री का 3 पार्ट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर बाद में आप देख लीजिएगा। वैसे हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को भी करा दिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का 233 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे 234 क्वेश्चन नंबर से। तो दोस्तों चलिए करते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो इसका आंसर बिहार होगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ऐसा मानते थे कि यह बहुत सुनहरा अवसर है जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का संदेश दिया जाए। तो इसका आंसर होगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 में। इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो रिपीट है 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में सक्रिय थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी कांड। दोस्तों चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। वैसे लूसेंट और अन्य गाइड बुक में 5 फरवरी आपको मिलेगा, बट इसका सही आंसर 4 फरवरी 1922 ही होगा। दोस्तों गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा इससे क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो दोस्तों इसका आंसर जयप्रकाश नारायण होगा। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, इसमें कौन ऑप्शन आंसर होगा? तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी मोपला आंदोलन। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। शराबबंदी आंदोलन अर्थात कर नहीं देना। शराबबंदी आंदोलन का अर्थ होगा कर नहीं देना। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? दोस्तों 1922 के जगह पे यहाँ 1928 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, इसीलिए 1922 दिया है, बट यहाँ 1928 होगा। तो शराबबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के अगेंस्ट। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। सही क्रम इसका 1 2 3 4 हो जाएगा दोस्तों। जैसे पहला में चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, दूसरा में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, तीसरा गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, चौथा गांधी जी की गिरफ्तारी। अर्थात इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। दोस्तों गांधी जी द्वारा ऐसा पूछ दिया अगर कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब समाप्त कर दिया चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। दोस्तों लॉर्ड सिन्हा अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। दोस्तों जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए तो आम युवाओं के बीच में जैसे यह भावना गया कि कैसे हम संघर्ष को आगे बढ़ाएं, और वह गांधी जी की अहिंसात्मक संघर्ष से ज़्यादा संतुष्ट भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू करने के लिए, चाहे क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति वह ज़्यादा उत्सुक हुए। स्वराज्य दल की स्थापना किस असफलता के बाद हुई? तो असहयोग आंदोलन के बाद। दोस्तों असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया तो 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने
स्वराज दल की स्थापना की और इसके अध्यक्ष CR दास थे तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन रिपीट है, स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद किया गया? तो असहयोग आंदोलन इसका आंसर होगा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। दोस्तों यह क्वेश्चंस बिहार में पूछता है कि 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो गया, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। बीपीएससी के लिए फेमस क्वेश्चन है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने बोला था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, बट यह भारत में आया था 1928 में। दोस्तों साइमन कमीशन का उद्देश्य था वर्ष 1919 के एक्ट की समीक्षा करने हेतु यह संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की भी मांग की गई थी। यदि आपसे पूछे तो इस चीज को जान लीजिए। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कब? 1929 ईस्वी में। दोस्तों 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ जहां पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। दोस्तों यह लाहौर में जो अधिवेशन हुआ और रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था। दोस्तों उसी दिन से 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और आज भी अभी भी वर्तमान में भी 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से बहुत ही प्रभावित थे। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने। दांडी यात्रा किसने की थी? तो दांडी यात्रा कब की गई थी? तो 1930 ईस्वी में। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी पूछता है कि तमिलनाडु में इस नमक सत्याग्रह का किसने लीड किया, किसने नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा C राजगोपालाचारी ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो साबरमती आश्रम से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का। दोस्तों बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन, याद रखिएगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। दोस्तों खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन जो स्थापित हुआ था इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, रेड शर्ट। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम को, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि लगातार आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, इससे लोगों का मनोबल टूट जाता है। इसलिए आंदोलन रोको, आंदोलन रोको, मतलब आंदोलन फिर उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम, फिर आंदोलन, फिर रचनात्मक कार्यक्रम। मतलब लोगों को एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बीच में आंदोलन को रोकना भी जरूरी है।
निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मुहम्मद अली। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों को याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पे महात्मा गांधी ने भाग लिया था। वैसे स्वतंत्र रूप से सरोजिनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें तीनों याद रखिएगा। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो इसमें प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, इसलिए इसका आंसर ई होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तौर पे। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस आधार पर यह जो सांप्रदायिक गतिरोध के कारण यह जो सम्मेलन है समाप्त हो गया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से। दोस्तों, वे कहें कि सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, बट मैं भारतीय ध्वज को झुकने नहीं दिया। गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों, इसके हिसाब से तेज बहादुर सप्रू होगा, बट एक और शख्स थे जिनका योगदान था। तेज बहादुर सप्रू के साथ साथ एम.आर. जयकर ने भी इसमें पर्याप्त योगदान दिया था। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? तो अछूतों के लिए, जिसका भीमराव अंबेडकर नेतृत्व करते थे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट जब हुआ तो उसमें 147 सीटें दी गई थी। दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल में भी सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि भी कर दी गई थी। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो वह 1935 की अधिनियम के बारे में बोले थे। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों, जब 1937 में के चुनाव में जब कांग्रेस ने जीत कराई थी तो उनका यह वादा था कि वह राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए काम करेंगे, बट गवर्नर ने मना कर दिया, इसलिए बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ने से रिलेटेड संबंध में। दोस्तों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पे 1937 में जो चुनाव हुआ तो 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों, बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, राहुल सांकृत्यायन भी जुड़े थे, यदुनंदन शर्मा भी जुड़े थे, इसलिए इसका आंसर ई होगा। दोस्तों, सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। आपसे पूछ सकता है कि बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की, चाहे कब हुआ? तो सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो पटना में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। इसका पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नहीं,
इसका पहला अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। कब? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले गठन हुआ था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन बार बार आता है। तो लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो इसको याद रखिएगा, 1926 से 39 के बीच। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो 1934 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। रिपीट है क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। दोस्तों कभी कभी पूछता है कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था इसके गठन में कौन कौन ने भाग लिया था? तो गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने। इसको नाम को याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो लोक नायक के नाम से। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने ही 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 ईस्वी में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, बट विवाद के कारण वह 1939 में इस्तीफा दे दिए। तो उनके स्थान पे राजेंद्र बाबू को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस किस किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 और कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, बट त्रिपुरी अधिवेशन में वह इस्तीफा दे दिए थे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। दोस्तों माना जाता है कि कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण रूप से बहुमत हासिल किया था, बट किसी किसी बुक में मिलता है कि कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। मुंबई के ऊपर विवाद है। ऐसा माना जाता है कि मुंबई में कुछ सीटों से बहुमत रह गया था, कुछ बुकों में मिलता है, और कुछ बुकों में मिलता है कि नहीं, मुंबई में भी पूर्ण बहुमत मिल गया था। तो 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। इसका नाम याद रखिएगा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स क्या था? तो इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना था। दोस्तों 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। दोस्तों आज हम अपनी प्रश्नों की व्याख्या को यहीं विराम देंगे और आगे का वीडियो कल हम लाएंगे। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और मेरे चैनल को भी साथ साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी कुछ और आपको भी कुछ मनोबल बढ़ाने में योगदान मिलेगा। और मुझे मनोबल इस रूप में मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छे रूप से बना पाऊँगा और आपको इतने अच्छे वीडियो प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।